मित्रों, महाकुंभ की इस पावन बेला में हमारा ये सफ़र 4-5 दिनों का चल चुका है। इसमें महान संत और प्रकृति का ऐसा संतुलन बैठा है कि पूरी पृथ्वी आनंदित है। पूरी पृथ्वी महाकुंभमय हो गई है। पूरे विश्व के दर्शनार्थी यहाँ पधारे हैं और इस पावन बेला में हम बहुत कुछ ऐसा सीखे हैं जो सदियों में नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि यह बेला फिर कभी नहीं आएगी हमारे जीवित रहते हैं, क्योंकि 144 वर्षों में यह घटना घटित होती है और प्रयागराज की पुण्यभूमि पर यह महाकुंभ लगता है। तो इसमें हम अपने जीवन में सुधार करें, इसके लिए पंचतंत्र में एक महत्वपूर्ण कहानी दी गई है, उसका हम श्रवण करें तो हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। हम दूसरों के निर्णय से प्रभावित हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं ये पंचतंत्र में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। उसके बाद हम कुछ खबरों को सुनेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है और हमारे जीवन में सुधार करने वाली है। पंचतंत्र में एक कहानी आती है कि एक पंडित जी एक बछड़े को खरीद कर लाते हैं कहीं से, क्योंकि उनको कुछ आवश्यकता थी अपने घर पर, खेत पर। उस बछड़े को देखकर कुछ ठगों के दिमाग में एक योजना बनती है कि कैसे भी यह बछड़ा हम उससे प्राप्त कर लें। ठग बहुत उस्ताद होते हैं किसी को भी कन्वेंस करने में, मनाने में, अपनी बातों में। हम देखते हैं कि महिलाएं आभूषण साफ करवाती है और ठग उसके बदले में नकली देकर चले जाते हैं। घरों पर आते हैं ऐसे ठग और ऐसे कन्विंस करते हैं, मना लेते हैं कि भाई वो बिल्कुल साफ करके दे देंगे, लेकिन वो कब बदलते हैं और घटिया माल हमको दे देते पता ही नहीं चलता। वैसे ही पंडित जी ने एक बछड़ा खरीदा, 5-6 किलोमीटर दूर से खरीद कर लाए थे और अपने घर की ओर जंगल के रास्ते से जा रहे थे। 4 ठग थे, उन्होंने योजना बनाई और एक एक ठग उनके सामने आएगा ऐसा उन्होंने विचार किया। जैसे ही पंडित जी एक कुएं के पास पानी पीने के लिए रुके और अपने बछड़े को बांधा उन्होंने और विश्राम करने लगे, तभी एक ठग निकल कर आता है। पंडित जी राम राम, ये बकरी का तगड़ा बच्चा कहाँ लेकर जा रहे हो आप? तो पंडित जी ने कहा कि तुमको दिखाई नहीं देता, ये तो बेल है, ये गाय का बछड़ा है। अरे क्यों पंडित जी मजाक करते हो, बकरी के बच्चे को बछड़ा कहते हो? चलो राम राम। तभी पंडित जी विश्राम करके आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद वो वापस थक जाते हैं और विश्राम करते हैं। चलो थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, क्योंकि वो अपने साथ जो खाना लाए थे उसको खाना खा के थोड़ी देर लेटना चाहते हैं। तभी दूसरा जो ठगों का ही साथी था निकल कर आता है और कहता है कि पंडित जी राम राम, ये बकरी का बच्चा आप कहाँ से ले आए? ये बहुत ही सुंदर है। अब पंडित जी को कुछ शंका होती है, क्या मैं गलत खरीदारी करके आ गया, किसी ने मेरे को ठग लिया? तो उसने कहा नहीं, क्यों भैया मजाक करते हो, ये तो बछड़ा है। और ऐसा कह के ठग और पंडित जी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर तीसरी जगह रास्ते में चलते हुए तीसरा ठग जो उनका ही साथी था आगे कहता, पंडित जी राम राम, ये बकरी का बच्चा बहुत ही तगड़ा है और आप इसको क्या बेचने वाले हैं? आप इसका क्या करेंगे? तो पंडित जी ने कहा कि तुम को ये दिखाई नहीं देता है, ये तो बछड़ा है। नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं पंडित जी, ये तो बिल्कुल बकरी का ही तगड़ा बच्चा है जो आपको बछड़ा जैसा दिखाई दे रहा है पर है नहीं। अब पंडित जी भ्रम में पड़ जाते हैं कि यार मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरे 100 रुपये बर्बाद हो गए। फिर वो आगे बढ़ते हैं और गांव से कुछ ही दूर पे होते हैं तो चौथा ठग भी आ जाता है और पंडित जी को राम राम करता है कि पंडित जी, ये तगड़ा बकरी का बच्चा आप कहाँ ले जा रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर है? तो पंडित जी अब पूरा मान लेते हैं कि भाई हाँ, ये मेरे साथ धोखा हुआ है
वो ठग कहता है कि अगर ये बेचना चाहते हैं तो मैं इसे 50 रुपये में लेने को तैयार हूँ। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं तो बछड़ा लेने गया था, लेकिन ये बकरी का बच्चा आ गया है, तो इसका मैं क्या करूँगा, तुम ले जाओ। और इस प्रकार से ठगों ने उनको, जो कि बिल मतलब बछड़ा ही था, ऐसे मना लिया कि वो वास्तव में बकरी का बच्चा है, तगड़ा बच्चा है। और पंडित जी भ्रम में पड़ गए। अगर चार लोग कोई एक ही बात, गलत बात कहते हैं, तो हम वास्तव में उसको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा हमारे जीवन में कई बार होता है। हमारे पास अच्छी वस्तुएं होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि लोगों के कहने में आकर कि ये हमारे पास अच्छी वस्तु नहीं है, ये घटिया है, और हम और ऊंची चीज़ों की मांग करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास जो है वो शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लोगों ने ऐसा कहा है। चाहे आप कुछ खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं या कार खरीदते हैं या कोई ऐसी चीज़, वो लोग कह देते हैं कि भैया इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है, गलत जगह पे आपने ज़मीन ले ली। तो आप उससे प्रभावित होकर यही सोचने लगते हैं कि मेरा निर्णय बहुत गलत था। हो सकता है कि आपको प्रभावित किया जा रहा हो अपने निर्णयों से। हम में स्वयं का विवेक किसे जगाएं, खुद विचार करें। दो लोगों की बातें सुनकर नहीं, बल्कि उसका अध्ययन करें, विचार विमर्श करें और पाएं कि ये सत्य है या नहीं, तभी निर्णय लें। महाकुंभ की बेला में हमें विचारवान बनना है। हम परिवार में भी इस प्रकार शांति से रह सकते हैं। कोई कुछ बात आकर कह देता है, हम मान लेते हैं। हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। सभी पक्षों को अच्छी तरह सुनने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, तो हमारे निर्णय सही हो सकते हैं। पंचतंत्र की यह कथा बहुत महत्वपूर्ण है। यह निर्णय को कैसे प्रभावित करती है, इसका एक सच्चा उदाहरण है। यदि आप अपने निर्णयों को तोलकर देखें, तो आप पाएंगे कि आसपास के लोगों की बातों से हम प्रभावित हो रहे हैं। हमारे स्वयं का विवेक कुछ भी नहीं है। स्वयं का विवेक जगाने के लिए हमें अध्ययन करना होगा, सभी पक्षों को अच्छी तरह सुनना होगा और उसमें से जो सार है वह निकालना होगा। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य को भ्रमित किया गया था कि अश्वत्थामा हतोहता है। यदि वह अच्छी तरह जांच कर दें कि अश्वत्थामा जो मरा है वह तो हाथी है, उनका पुत्र नहीं है, तो वो जीवित होते हैं और भ्रम से बच पाते हैं। परंतु उन्होंने निर्णय लेने में शीघ्रता की। इसलिए हमें इन महान कथाओं से यह शिक्षा मिलती है कि हम निर्णय लेने में शीघ्रता न करें, बल्कि विचार करें, अच्छी तरह विचार करें, सभी पक्षों को नाप तोल कर देखें। हो सके तो डायरी में सभी पक्षों को लिख लें और जो पक्ष सबसे ज़्यादा मजबूत हैं उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करें। हम ये प्रयास जीवन के कई प्रसंगों में कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, उनकी लिस्ट बना लें। दोनों पक्षों की लिस्ट बना लें, जो हमारे विरुद्ध हैं और जो हमारे पक्ष में है, और जो पक्ष सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसमें हमारा ज़्यादा फायदा है, उस दिशा में हम बढ़ सकते हैं। यह महाकुंभ की बेला में ये सुंदर कहानी मेरे दिमाग में आई थी, जो आपको सुनाई है। और कुछ खबरें हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। मध्य प्रदेश में गर्भवती माताओं के लिए बर्थ वेटिंग रूम बनाया गया है। प्रसव के एक हफ्ते पहले तक वह रुक सकेंगी और पर डे उनको 100 रुपये आर्थिक सहायता मिलने की योजना बनाई है सरकार ने। आदिवासी बहुल 3 जिलों झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में पायलट प्रोजेक्ट पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर अभी भी 173 प्रति लाख है, जो राष्ट्रीय औसत 97 से काफ़ी ज़्यादा है। इसे घटाने के लिए 7 राज्यों के मॉडल का विश्लेषण किया गया था। प्रदेश में अर्थात मध्य प्रदेश में 1 लाख में से 3500 नवजात और 173 प्रसूताएं जिंदा नहीं बचती हमारे प्रदेश में। यह राष्ट्रीय औसत में लगभग दोगुना है। मातृ मृत्यु दर में हम देश में तीसरे नंबर पे हैं। इसलिए यह बहुत ही सुंदर योजना सरकार ने चलाई है। मातृ मृत्यु दर रोकने के लिए यह बहुत ही बड़ा कदम है।
प्रदेश के 47 जिलों के 71 सिविल अस्पताल और 249 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बर्थ वेटिंग रूम की शुरुआत की जाएगी, ताकि समय पर अस्पताल पहुंचना सुनिश्चित हो सके। यहाँ न केवल उनके पोषण का ध्यान रखा जाएगा अर्थात भोजन भी मिलेगा, बल्कि सुमन हेल्प डेस्क एवं आशा के माध्यम से नियमित जांच भी की जाएगी। बीमारियों को ब्यौरा लिखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ रुकने पर रोज़ 100 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ये बहुत ही सुंदर योजना है माताओं की रक्षा के लिए, शिशुओं की रक्षा के लिए। और एक दूसरी खबर यह है कि ये जो महिलाएं, आपने इसमें कई चुटकुले भी सुने होंगे, जैसे ही पति घर आता है और महिलाएं दर्द से कराहने लगती है कि सिर दुख रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो वो उनका कोई बहाना नहीं है, वो कोई चुटकुला नहीं है। ये दर्द की पुरानी दिक्कत 200 करोड़ लोगों में पाई गई है पूरे विश्व में। महिलाओं में समस्या ये सबसे ज़्यादा है। वैज्ञानिकों ने माना यह लक्षण नहीं बल्कि बीमारी है। इसकी दवाओं की खोज चालू हो चुकी है। ये तंत्रिकाओं से संबंधित बीमारी पाई गई है। ये कैंसर या मधुमेह जैसी बीमारियों पर हमारा ध्यान ज़्यादा है, लेकिन ये दर्द जो क्रोनिक है, ये मानसिक और भावनात्मक रूप से हमको कमज़ोर बनाता है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने के बावजूद क्रॉनिक पेन पर उतना ध्यान अभी तक वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का नहीं गया है। 200 करोड़ लोग दुनिया के इससे जूझ रहे हैं। लगभग 10 करोड़ लोग अमेरिका में ही प्रभावित हैं। 30 करोड़ लोग भारत में इससे प्रभावित पाए गए हैं। ये संवेदनशील मामला है। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव के कारण यह समस्या ज़्यादा आती है। महिलाओं में क्रोनिक पेन का खतरा पुरुषों में की तुलना में ज़्यादा पाया गया है। इसका कारण ऑटो इम्यून बीमारियों का अधिक खतरा और हार्मोनल बदलाव हो सकता है। वहीं दर्द की गंभीरता हमेशा चोट की गंभीरता से संबंधित नहीं होती है। कई बार मामूली चोट भी गंभीर दर्द का कारण बन जाती है। थोड़ी सी चोट लगी हो तो भी उसका जो दर्द है काफ़ी समय तक रह सकता है, उसका एहसास ज़्यादा समय तक रह सकता है। गंभीर चोट के बावजूद कुछ लोग कम दर्द महसूस करते हैं। किसी को ज़्यादा चोट लगती है फिर भी वो ज़्यादा महसूस नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी पाया गया है। क्रॉनिक पेन के इलाज में दर्द के स्तर को माप पाना बड़ी चुनौती है। इस क्रॉनिक पेन के इलाज में दर्द का स्तर क्या है, कितना है, संख्या में कितना है, यह अभी तक मापा नहीं जा सका है। दर्द का स्तर मापने का प्रयास जारी है। इस शोध के बाद तकनीकें अब स्थिति को बदल देगी। नई रिसर्च और तकनीक दर्द को कम करने में मददगार होगी। भविष्य में क्रॉनिक पेन का इलाज भी कैंसर की तरह व्यक्तिगत स्तर पर हो सकेगा। वैज्ञानिक अनुमान प्रस्तुत करते हैं कि जल्दी ऐसी दवाएं विकसित की जाएगी जो दर्द के सिग्नल को प्रभावी रूप से रोक सके। क्रॉनिक पेन ऐसा दर्द है जो लंबे समय तक बना रहता है। लंबे समय तक जो दर्द बना रहता है उसे क्रॉनिक पेन कहते हैं। क्रॉनिक पेन कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के भी हो सकता है। अब वैज्ञानिक सूक्ष्म स्तर पर उन परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे हैं जो दर्द के पुराना होने पर कोशिकाओं में होता है। तीसरी खबर यह कि भावी पीढ़ी पैसे न लुटाए, इसलिए सुपर रिच ले रहे हैं पेशेवरों की मदद। पेशेवर ये सिखाएंगे कि भावी पीढ़ी जो है वो ज़्यादा खर्चा न करें, सीमित खर्चा करें, जो आवश्यक है वही खर्चा करें। इसमें पाया गया है कि महिलाएं भोजन पर और अमेरिका में भावी पीढ़ी डांस पार्टी इत्यादि पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बचत पर कम ध्यान दे रहे हैं। तो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और आज की खबरें यही थी। इस महाकुंभ के बेला पर यह महत्वपूर्ण खबरें थी और यह महत्वपूर्ण कहानी जो मैंने सुनाई है अपने निर्णय कैसे लें उसके आधारित थी। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार मुझे सुनने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।